टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड द मेजर क्रॉप्स। इस चैप्टर को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जो क्लास 8th जियोग्राफी का छठा चैप्टर है और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर हमारा सबसे पुराना जीवन जीने का तरीका रहा है। जब हम जंगल में रहते थे आदि मानव के रूप में, उस समय ही एग्रीकल्चर का आविष्कार हो गया था। इसके बाद आपने इतिहास में पढ़ा कि किस तरह से विभिन्न नदी घाटियों के किनारे पर एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ। लेकिन आज हम इस चैप्टर में आधुनिक संदर्भ में जो विभिन्न तरह के एग्रीकल्चर हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उसको देखेंगे। इसमें टर्म एग्रीकल्चर मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एग्रीकल्चर का मतलब होता है वह तरीका जिससे कि हम मिट्टी में फसल को उपजाते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेजिंग लाइफ स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। इसमें पशुपालन और वानिकी और मत्स्य पालन ये सब कुछ आता है। यानी एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो हम धान गेहूँ वगैरह फसल उपजाते हैं। इसके अंतर्गत पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन जैसे चीज़ें भी एग्रीकल्चर के पार्ट ही हैं। Agriculture has evolved down the ages from the primitive subsistence type of the to the modern commercial and mechanized type। हम पहले बता चुके हैं कि हमारी मानव सभ्यता के उदय में सबसे पहला जो काम हुआ था वो एग्रीकल्चर का हुआ था, और तब से लेकर के आज तक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आए। अब हम कमर्शियल एग्रीकल्चर और मैकेनाइज यानी मशीनीकृत एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं। एग्रीकल्चर को कई सारे फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे क्लाइमेट, सॉइल, रेन, रिलीफ फीचर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वह हर क्षेत्र के खेती को प्रभावित करते हैं। आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है क्लाइमेट। क्लाइमेट एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट सच एज टेम्परेचर एंड रेनफॉल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू डिटरमाइनिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इन द वार्म ट्रॉपिकल रीजन्स एग्रीकल्चर कैन बी practiced throughout the year, while in the higher latitude the winter temperature is too low for growth of crops। दुनिया भर में क्लाइमेट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस क्षेत्र में किस तरह के फसल होंगे, खेती होगी। जैसे अगर हम टेम्परेचर और रेनफॉल की बात करें तो टेम्परेचर और रेनफॉल एक सबसे मेजर फैक्टर होते हैं, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में टेम्परेचर और रेनफॉल के कारण अलग अलग तरह की खेती होती है। जैसे जो वार्म ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ सालों भर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रीजन की बात आप करेंगे, या फिर जो जैसे कि आप हायर एल्टीट्यूड का क्षेत्र जो फ्रीजिड जोन का है, टेम्परेट जोन का हायर एल्टीट्यूड्स है, वहाँ पर जो खेती होती है वहाँ सालों भर खेती नहीं होती और खेती करना काफ़ी मुश्किल होता है। टेम्परेट जोन होते हैं, खास करके जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ सबसे अच्छा खेती होता है। प्रेरीज के बारे में पढ़े होंगे, पंपास, स्टेपीज, ये सब जो इलाके हैं वर्ल्ड के ग्रासलैंड इलाके, यहाँ काफ़ी अच्छी खेती प्रैक्टिसाइज की जाती है, करी जाती है। सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड jute require more moisture and thus grows in areas of high rainfall, while wheat and millets grow in the drier areas। चावल या जूट जैसे जो फसल होते हैं इनको बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है,
तो ये उसी क्षेत्र में होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी। जैसे है जो वार्म ट्रॉपिकल रीजन है या जो टेम्परेट रीजन है, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर कम से कम बारिश होने वाला क्षेत्र है, वहाँ जूट या राइस वगैरह की खेती होती है। लेकिन गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सब की खेती जो ड्राइड एरियाज हैं, जो कंपेरेटिवली जहाँ कम बारिश होती है, उस क्षेत्र में होते हैं। दूसरा है सॉइल्स। Soils varies in chemical compositions, hence different types of soil are suitable for different crops. For example, rice grows best in clay alluvial soils, while black lava soil is suitable for the cotton. मिट्टी जो होती है उसमें कई तरह के केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं, और उस अलग अलग तरह के केमिकल कंपोजिशन के चलते हर तरह के मिट्टी में हर तरह के फसल नहीं हो सकता। जैसे चिकनी एलिवियल सॉइल होता है, ये काफ़ी उर्वर होता है, और जो लावा सॉइल्स होते हैं वो कॉटन के लिए मुफीद होते हैं, कॉटन के लिए सूटेबल होते हैं। और एलिवियल सॉइल जो होता है वहाँ चावल, गेहूँ वगैरह की खेती फसल काफ़ी अच्छा होता है। रिलीफ फीचर, देखिए रिलीफ फीचर का मतलब होता है कि धरती का बनावट, ज़मीन का बनावट कैसा है। जो पहाड़ी माउंटेन रीजन के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अच्छा खेती नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ ऊबड़ खाबड़ एरिया होता है, पानी का रिटेंशन नहीं हो पाता है। इसलिए जो डेल्टाई रीजन है और जो प्लेन रीजन है वहाँ पहाड़ी इलाके से ज़्यादा अच्छा खेती होती है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ लो लेइंग एरियाज में पानी का रिटेंशन होता है, और मिट्टी भी जो एलिवियल सॉइल होता है, चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। लेकिन पहाड़ी रीजन या जो हम पठारी रीजन कहें तो वहाँ पर अच्छी फसलें नहीं हो पाती है। हमारे भारत के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे हैं, और हिमालयन और प्लेट्यू रीजन है वहाँ पर खेती उतना आसान नहीं है। तो रिलीफ फीचर भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस बात को डिटरमाइन करने के लिए कि किस क्षेत्र में किस तरह की खेती होगी। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सामाजिक आर्थिक कारक भी होते हैं जो खेती को प्रभावित करते हैं। जैसे खेती में लगने वाला जो कॉस्ट होता है, मार्केट की उपलब्धता होती है जहाँ पर कि कमोडिटीज़ को, उत्पादित वस्तुओं को बेचा जाता है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की उपलब्धता, लेबर की उपलब्धता और पूंजी की उपलब्धता, ये सारे चीज़ जो हैं वो खेती को प्रभावित करते हैं। अगर मार्केट दूर नहीं है, आस पास में नहीं है, तो निश्चित रूप से जो प्रोडक्ट होता है उसका फ़ायदा, उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। इसी प्रकार से कितना पूंजी लग रहा है वह भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो ये जो सिस्टम ऑफ लैंड ऑनरशिप एंड गवर्नमेंट पॉलिसी आल्सो इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर ऑफ अ रीजन। किस तरह के जो ऑनरशिप है, यानी खेत छोटे हैं या खेत बड़े हैं, उस पर भी निर्भर करता है फसल कितना होता है उसमें। वो एक महत्वपूर्ण कारक होता है। साथ साथ सरकार की जो नीतियाँ होती है वह भी एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। जैसे कई देशों में सरकार खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी देती है। आप जो खाद खरीदते हैं उस खाद में 50% से ज़्यादा पैसा सरकार देती है, और जो लागत मूल्य से आधे दाम पर बेचा जाता है। इसी प्रकार से जो सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है उसमें कहीं कहीं 90% तक सब्सिडी सरकार से दी जाती है। जो खाद है, जो बीज है, प्रसंस्कृत जो बीज होते हैं
वो सरकार बहुत ही कम कॉस्ट पे किसानों को उपलब्ध करवाती है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो खेती को प्रभावित करते हैं और मेन फैक्टर हैं क्लाइमेट, सॉइल, रिलीफ फीचर्स, सामाजिक और आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी क्षेत्र में खेती को। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ फार्मिंग की चर्चा आपसे करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।